सीरीज की स्टार्टिंग में एक बेघर आदमी बिल्कुल चुपचाप ट्रेन में बैठा था, लेकिन उसकी शांति तब डिस्टर्ब हो जाती है जब कुछ आवारा लड़कों का एक ग्रुप ट्रेन के उस कंपार्टमेंट में आता है। अंदर आते ही वे तो अन्य सवारियों से टकराते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे बदमाशी और लूट की फिराक में हैं। तब उन दो लोगों में से एक ने उन ठगों को बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश की, लेकिन ठगों का लीडर एंटोन इससे नहीं डरता। एंटोन और उसका ग्रुप उन्हें डराने में कामयाब हो जाता है और उन दोनों को ट्रेन से बाहर भेज देते हैं। फिर एंटोन के एक साथी ने उसे याद दिलाया कि वे इस हफ्ते कुछ हथियार खरीदने वाले हैं कि तभी एंटोन की नज़र उस बदहाल गरीब बेघर आदमी पर जाती है। इसलिए एंटोन ने उस आदमी को भी डराने की कोशिश की। तब वह उस आदमी से उसकी शराब छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और कसकर पकड़ता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। इसलिए एंटोन अपना हाथ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपना हाथ उस आदमी की पकड़ से छुड़ा पाने में नाकामयाब रहा। अब क्योंकि उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, तब कुछ सोचकर उस बेघर ने एंटोन का हाथ छोड़ दिया। अब एंटोन इस चीज़ से खुश नहीं था, उसका ईगो हर्ट हो चुका था। इसलिए वो अपने आदमियों के साथ उसे सबक सिखाने की सोचता है। उसे लगा था कि ये आदमी बस ऐसे ही कोई सड़क छाप है। एंटोन के लड़कों की इस मंशा को देखकर उस आदमी ने उन लड़कों को ब्रूटली मारना स्टार्ट कर दिया और मिनट भर में सबको ढेर कर दिया। हालांकि उसने एंटोन को नहीं मारा, उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया। ये देखकर सब सन्न थे। एंटोन भी बहुत डर गया था, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। पता चला कि वह आदमी कोई साधारण बेघर आदमी नहीं था, बल्कि CIA का एक बेहद खतरनाक एजेंट था, जिसने CIA से रिजाइन कर दिया था। उसने अतीत में बहुत खतरनाक मिशंस को अंजाम दिया था। बाद में उन पांचों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। ऑफिसर कार्टर ने उस ट्रेन फाइट की वीडियो फुटेज देखी और फिर उस कमरे में गई जहां जॉन को रखा गया था। कार्टर उसकी बहुत तारीफ करती है और कहती है कि उसे एक एहसान करना चाहिए था और उन बदमाशों को कुछ और लात घूंसे मारने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने लोगों को बहुत परेशान करके रखा था। कार्टर ने उससे छोटी मोटी बातें करने की कोशिश की, लेकिन वह चुप रहता है। वह उसका नाम पूछती है, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। तब कार्टर ने यह पता लगाने के लिए कि वह कौन है, उसने एक तरकीब निकाला। तब वह उसे पीने के लिए पानी देती है और इसी बहाने से वह उसके पुराने प्लास्टिक के कप को नए से बदल देती है। वह कप को पकड़ने में बहुत सावधानी बरतती है और एक सामान्य इंसान या उसके तरीके से कप पकड़ने के बजाय अंदर से उसे छूती है। फिर बहाने से उस कमरे से दूसरे कमरे में चली जाती है, जहां उसने कप को अपने एक ऑफिसर को सौंप दिया फोरेंसिक जांच के लिए। तब उस ऑफिसर ने कप की मदद से उस पर लगे फिंगरप्रिंट्स को निकाल लिया और उसे स्कैन करने लगा। तब उस डाटाबेस में उस फिंगरप्रिंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आ गए। उन्हें इस आदमी का नाम पता चल गया, जिसका नाम था जॉन रीस, और उन्हें यह भी पता लगा कि वह एक रिजाइंड CIA एजेंट भी है जो बहुत खतरनाक है। इसके साथ ही रिकॉर्ड्स के अनुसार वह कई अपराधों में भी शामिल रहा था। इसके अलावा 4 अलग अलग देशों में उसके लिए 4 एक्टिव गिरफ्तारी का वारंट जारी है, जिससे हमें पता चलता है कि वह निश्चित ही एक बहुत गहरे राज व लंबी कहानी वाला आदमी है, जिसकी जिंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी हुई है। ये सब जानकर दोनों बहुत सन्न थे। तब कार्टर उसके बारे में और अधिक जानना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ एक बहुत बड़ा लॉयर आता है और उसने जॉन को रिहा करवाकर अपने साथ ले गया। फिर लॉयर जॉन को अपने बॉस हेरोल्ड फिंच के पास ले गया, जो जॉन से किसी कॉन्फिडेंशियल मिशन के बारे में बात करना चाहता था। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हेरोल्ड बहुत ही अमीर आदमी है, जिसके पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल मिशंस की जानकारी है। फिर हमें एक क्लिप दिखाया जाता है कि 9/11 अटैक के बाद गवर्नमेंट के पास एक सीक्रेट सिस्टम है, जिसकी मदद से वो हर एक इंसान पर नज़र रखती है, क्योंकि ये मशीन हर दिन हर घंटे आपको देख रही है। और इस इंटेलिजेंस और सिस्टम को बनाया था फिंच ने। उसने इस सिस्टम को क्रिमिनल्स और टेररिस्ट को पकड़ने के लिए बनाया था, या फिर आम लोगों पर हो रहे अत्याचार का पता लगाने, जिसकी भनक सरकार या पुलिस को कभी नहीं लगती। जो केस हमेशा गैंगस्टर्स या करप्ट ऑफिसर्स द्वारा दबा दिए जाते थे। और इसलिए वह जॉन के अतीत के बारे में सब कुछ जानता है। वह यह भी जानता था कि वह जॉन के सारे गतिविधियों को रोक सकता था और उसकी वाइफ को मारे जाने से भी बचा सकता था। लेकिन उस वक्त जॉन ने हेरोल्ड की बात नहीं मानी थी। फिंच का दावा है कि उसके पास ऐसे लोगों की सूची है जो अपराध करने में शामिल होने वाले हैं और बहुत सारे अनसर्टिफाइड क्राइम्स को अंजाम देने वाले हैं। फिर वह जॉन को हैंसेन नामक एक महिला की ओर इशारा करता है और उसे बताता है कि उसके साथ कुछ बेहद खतरनाक होने वाला है।
हेरोल्ड की सूची के साथ समस्या यह थी कि वह ये नहीं जान सकता था कि उसकी लिस्ट में नाम पीड़ित का है या अपराधी का। इसलिए वह चाहता है कि जॉन इस महिला का पीछा करे, पता लगाए कि क्या होने वाला है और इसमें शामिल क्रिमिनल्स का पता लगाए और पीड़ित को बचाए। दूसरी ओर जॉन का मानना है कि फिंच एक अमीर आदमी है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का पीछा कर रहा है, क्योंकि फिंच हैंसन को कभी डेट किया करता था। इसलिए वह उसे मना कर देता है और वहां से जाने लगता है, जिस पर फिंच के आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन कुछ ही सेकंड में उन्हें मारकर नीचे गिरा देता है। अब अगले सीन में जॉन शेविंग कर रहा था। अब उसकी लुक पूरी तरह से बदल चुकी थी, वह पहले से काफी अलग दिख रहा था। उस रात जब वो होटल में था, फिंच वहां आता है। फिर वह एक हत्या की रिकॉर्डिंग चलाकर उसे अपनी बातों में फंसा लेता है, जो 3 साल पहले अगले दरवाजे वाले होटल के कमरे में हुई थी, जहां जॉन रात बिता रहा था। फिंच यह कहकर मजाक करता है कि जॉन बहुत देर से आया है और उसने यह भी कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड जेसिका के लिए भी देर से आया था। इस खुलासे से ऐसा लगता है कि जॉन की एक प्रेमिका थी जिसे वह जान से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जॉन ने उसे खो दिया, जिससे जॉन फिंच पर गुस्सा हो गया और उसे मारने की कोशिश की। वह जेसिका का नाम सुनते ही हाइपर हो जाता था। बाद में वह फिंच के साथ काम करने के लिए राजी हो गया, क्योंकि वे दोनों साथ मिलकर ऐसे लोगों को बचा सकते हैं जिनकी हत्याएं होने वाली है और वो निर्दोष हैं। इस तरह से वो सोशल वर्क कर सकते हैं। बाद में फिंच उसे एक ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां से वह इन सारी गतिविधियों पर नजर रखता है। वो उसका सीक्रेट लैब था। जॉन ने वहां मौजूद लिस्ट को देखा। पता चला कि फिंच के लिस्ट में किसी का नाम नहीं था, बल्कि उनके सिक्योरिटी कोड्स थे, जो लोग क्राइम्स में इन्वॉल्व थे या फिर जो होने वाले थे और जिसको मारने वाले थे। जॉन को उन लोगों को ढूंढ निकालना था जो हैंसन को मारने वाले थे और किस लिए मारने वाले थे। उनमें सबसे पहला नाम व्हीलर का था, जो हैंसन को डेट करता था, लेकिन हैंसन ने कुछ महीनों बाद उसके साथ अपना रिलेशन तोड़ दिया था। दूसरा पोप नाम का एक गैंगस्टर था जिसे हैंसन ने जेल भेज दिया था, क्योंकि हैंसन एक लॉयर थी। अब जॉन उसका पीछा करता है। फिर वो पॉप के कोर्ट ट्रायल में गया, जहां डिटेक्टिव फुस्को ने अपना बयान दिया, जो पॉप के खिलाफ नहीं था। इसलिए पॉप को सिर्फ 1 साल की सजा हुई। फिर कोर्ट के बाद हैंसन फुस्को को डांटती है, क्योंकि वह हैंसन के साथ मिलकर भी उसने उसके अगेंस्ट जाकर गवाही दी। बाद में हैंसन जेल में पॉप से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसके अनुसार वह उस अपराध का दोषी नहीं है जिसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया। जॉन उसके फोन में लगे माइक्रोफोन की मदद से दोनों की बातें सुन रहा था। पता चला पॉप का एक छोटा भाई है जिसका नाम माइकल है, जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहा था। जाहिर है पॉप उस हत्या के बारे में झूठ बोल रहा था। उसने ऐसा इसलिए किया था वो अपने भाई को असली हत्यारों से बचा सके, क्योंकि माइकल ने उन्हें हत्या करते हुए देख लिया था, लेकिन उन लोगों ने उल्टा माइकल को ही फंसा दिया। इसलिए उस हत्या का इल्जाम पॉप को अपने सर लेना पड़ा। अगले दिन व्हीलर हैंसन के ऑफिस में चुपके से गया ताकि उसके कंप्यूटर को हैक करके माइकल के बारे में और अधिक जान सके। इसलिए जॉन को उस पर शक होता है। उसे लगता है कि इस मर्डर में वो भी किसी तरह शामिल है। फिर हेरोल्ड ने उसे बताया कि इस मर्डर में पुलिस के करप्ट ऑफिसर भी शामिल है, जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। इसलिए जॉन वेपन्स लेने एक डीलर के पास गया, लेकिन वहां एंटोन पहले से ही अपने लोगों के साथ वहां हथियारों की डील कर रहा था। जब उसने जॉन को देखा तो उसने उसे नहीं पहचाना, लेकिन जॉन उसको पहचान गया और उसने उसका हाल पूछा, और तब उसके कहने के टोन से एंटोन समझ गया कि ये वही मेट्रो वाला आदमी है जिसने उन्हें मारा था। इसलिए उन्होंने जॉन को मारने की फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार जॉन ने उन सबके पैरों में शूट करके उन्हें घायल कर दिया और वहां से सारे हथियार लेकर निकल गया। फिर उस रात मर्डर में शामिल कुछ बुरे लोग और गुंडे जॉन से पहले माइकल तक पहुंच गए और उसे किडनैप कर लिया। फिर एक गाड़ी में बैठाकर उसे ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में जॉन एक ग्रेनेड लॉन्चर से उस गाड़ी पर फायर करता है, जिससे कार अनबैलेंस होकर पलट गई। फिर जॉन माइकल को बचाता है और फिर उन लोगों को पैरों में शूट कर देता है, और फिर जॉन ने उनके बैज भी ले लिए। पता चला कि ये सारे करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं जो व्हीलर से मिले हुए हैं। बाद में जॉन उन पर नजर रखना शुरू कर देता है और उसे पता चलता है कि वे फुस्को के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही ये गंदे पुलिस वाले मुंह बंद रखने के लिए लोगों या गवाहों को मार देते हैं, जबकि फुस्को निर्दोष लोगों को जेल भेजने की योजना बनाता है और दोषियों को बचाता है। अब जॉन फिंच की लिस्ट के बारे में और अधिक जानना चाहता था, जिस पर फिंच ने अपने इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में बताया कि कैसे वो सब पर नजर रखता है।
सरकार ने उसे 9/11 के बाद एक ऐसे सिस्टम को बनाने कहा कि लोगों में छुपे हुए क्रिमिनल्स का पता लगाया जा सके। ये सिस्टम देश भर में सारे कैमराज को हैक करके सबकी गतिविधियों पर नजर रखता है और एक कंबाइंड डाटा प्रोड्यूस करता है जो अपराधियों और क्रिमिनल्स का होता है। साथ ही दूसरा डाटा होने वाले टेररिस्ट अटैक्स का होता है। तब वो टेररिस्ट अटैक्स के डाटा को वो सीधे प्रेसिडेंट ऑफिस के ट्रांसफर कर देता है और देश के अंदर हो रहे क्रिमिनल्स गतिविधियों पर वह खुद नजर रखकर उन्हें अपने तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। ये जानकर जॉन सन्न था। फिर उसने कहा कि माइकल को बचाने के बाद कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए उन्हें यह पता लगाने के लिए कुछ काम करना होगा कि क्या होने वाला है। बाद में उन्हें पता चला कि जेल में पॉप को मार दिया गया है। फिर जॉन ने अपना काम जारी रखा और हैंसन पर बराबर नजर बनाए रखी। हैंसन ने घबराहट में किसी को कॉल करा और एक जगह पर मिलने को कहा, जिसे देखकर जॉन को लगता है कि हैंसन बहुत बड़े खतरे में है और व्हीलर उसे मरवाना चाहता है ताकि वो मर्डरर्स को बचा सके। और जब हैंसन तय की गई जगह पर उनसे मिलने गई तो जॉन यह देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि असली इविल तो हैंसन थी। क्योंकि जॉन ने समझा था जिसे अबला नारी वो निकली क्राइम की दुनिया की बहुत बड़ी नानी, क्योंकि वही उन गैंगस्टर्स और करप्ट पुलिस ऑफिसर से मिली हुई थी और उसी ने असली हत्यारे को बचाकर पॉप को जेल में डलवाया था। और पॉप कहीं कोर्ट में सच न बता दे, हैंसन ने ही पॉप को जेल में मरवा दिया था। साथ ही हैंसन उन लोगों से व्हीलर को भी मारने के लिए कहती है, क्योंकि वो इस केस में उसके लिए मुसीबत बन रहा था और वह इस मामले के तह तक जा रहा था कि तभी फुस्को जॉन के पीछे आ गया और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। तब हैंसन उसे देखकर शॉक थी, क्योंकि उसने बहुत बार जॉन को अपने पीछे देखा था, लेकिन उसे इस बात की भनक तक नहीं हुई कि ये इस पर नजर रख रहा था। करप्ट पुलिस वाले उसे देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें जॉन को मारने का तगड़ा चांस मिला था। वह बदला लेना चाहते थे, क्योंकि जॉन ने माइकल को बचाते वक्त उन्हें शूट किया था। अब हैंसन ने उन लोगों को जॉन को भी ठिकाने लगाने का ऑर्डर दिया और तब उन लोगों ने जॉन को बहुत मारा। फिर अगले सीन में फुस्को जॉन को हथकड़ी पहनाकर पुलिस की कार से शहर से बाहर उसका एनकाउंटर करने के लिए ले जा रहा था, लेकिन जॉन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उसने कार में एक बम फोड़ दिया, जिससे कार अनबैलेंस होकर पलट गई। फिर वह कार से बाहर आया और फुस्को को भी बाहर निकाला। फुस्को बहुत घायल हो चुका था, लेकिन जॉन ने उसे बहुत मारा और धमकी दी। फिर वहां से चला गया और वापस न्यूयॉर्क आता है। फिंच के थ्रू उसे पता चला कि ये करप्ट पुलिस ऑफिसर्स आज रात को ही व्हीलर के फ्लैट के बाहर उसे मारने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने एक खबरी को भी जबरदस्ती तैयार किया था। जैसे ही व्हीलर और उसका 10 साल का बेटा अपने फ्लैट से निकलकर जैसे ही लिफ्ट के लिए गए कि वो सारे लोग व्हीलर को शूट करने के लिए तैयार थे कि तभी वहां जॉन आ जाता है और उसके एक आदमी के सिर पर गन पॉइंट करके उसने सारे लोगों को धमकाते हुए कहा कि अगर व्हीलर को शूट किया तो मैं तुम्हारे आदमी को मार दूंगा। जब तक वो सोच पाती कि क्या करे क्या नहीं, तब तक व्हीलर वहां से जा चुका था। व्हीलर के जाने के बाद जॉन ने उन सभी को बहुत मारा। फिंच को कॉल करके कहा कि उसने व्हीलर को बचा लिया और अब आगे का काम तुम्हारा है। फिर बाद में जॉन फुस्को को पकड़ता है और उसे धमकी देते हुए कहा कि अब से वो उसके लिए काम करेगा, किसी दूसरे पार्टी के लिए नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे द्वारा किए गए क्राइम का चिट्ठा पुलिस को दे दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। इस पर फुस्को ने कहा कि दूसरे क्रिमिनल्स भी ये काम कर सकते हैं अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब जॉन ने कहा कि इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को क्लियर करवा दूंगा। अब से तुम गंदा काम छोड़कर सोशल वर्क करोगे। अब न चाहते हुए भी फुस्को उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। अब अगले दिन कोर्ट का ट्रायल था, जहां हैंसन और व्हीलर दोनों अपना पक्ष रख रहे थे। व्हीलर ने तो उसके लिए पहले से ही मुसीबत खड़ी की हुई थी और ऊपर से हैंसन के जेल में पॉप से मिलने के बाद उसे मार दिया गया था। अब हैंसन केस हार रही थी, इसलिए उसने अपना तुरुप का इक्का खोला और कोर्ट में एक रिकॉर्डिंग प्ले करने को कहा, जिसकी मदद से वो केस जीत जाती। लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग की जगह कोई दूसरी रिकॉर्डिंग चलने लगी, जिसे सुनकर सारा कोर्ट और खासकर से व्हीलर सन्न रह गया, क्योंकि यह वही रिकॉर्डिंग थी जब हैंसन ने उन करप्ट पुलिस ऑफिसर से मिलने से पहले बात करी थी, जिसमें उसने कहा था कि कुछ भी हो जाए व्हीलर को किसी भी कीमत पर खत्म करना होगा, क्योंकि वो इस केस में उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन रहा है। साथ ही उस रिकॉर्डिंग में माइकल और पॉप का भी जिक्र था, जिससे कोर्ट को पता चला कि वो दोनों निर्दोष थे और असली कातिल कोई और ही है, जिसे हैंसन और करप्ट पुलिस वाले उनसे भारी रकम लेकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। हैंसन भी शौक थी कि ये रिकॉर्डिंग कब और किसने की
और ये कोर्ट में कैसे पहुंच गई। हम आपको बताते चले कि उस रिकॉर्डिंग को फिंच ने अपने इंटेलिजेंस सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड करके कोर्ट पहुंचा दिया था। गनीमत ये थी कि इसमें फुस्को का नाम नहीं आया, क्योंकि जॉन ने उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को क्लियर करवा दिया था। अब उस किलिंग में लिप्त सभी को सजा होती है, जिसमें पॉप की हत्या और सबूत मिटाने के जुर्म में हैंसन को 20 साल की सजा हुई, जबकि करप्ट ऑफिसर्स को 10-10 साल की। अब उन्हें जेल ले जाने के लिए फुस्को तैयार था। साथ ही वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि वो बच गया, और उसने निश्चय किया कि अब से वो ऐसे गंदे काम करना छोड़ देगा और अपना फर्ज निभाएगा। वहाँ कार्टर और उसकी टीम भी मौजूद थी, और उसे कहीं ना कहीं पता था कि करप्ट ऑफिसर्स को जेल में पहुंचाने में जॉन का ही हाथ है। खैर, ये केस खत्म होता है। तब बाद में फिंच ने जॉन को एक और केस दिया। अब अगले सीन में हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो कॉल पर अपने मीटिंग के बारे में बात करते हुए लिफ्ट में जा रहा था, जहां पर उसके 2 बॉडीगार्ड पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। वो लिफ्ट में जाता है, और जब लिफ्ट बंद होने वाली थी कि तभी जॉन वहां आता है और उस बिजनेसमैन से बात करने लगता है। वो उस आदमी से पूछता है कि उसने जो फूल लिए हुए हैं क्या वो उसकी पत्नी के लिए है। इस पर वो आदमी कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जॉन कहता है कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने पति को छोड़ देती हैं जब उन्हें पता चलता है कि वे उनके साथ धोखा कर रहे हैं। लेकिन कुछ दूसरी औरतें भी होती हैं जो दूसरे आदमियों के लिए अपने पति को धोखा देती है और उसके सारे पैसों और प्रॉपर्टीज को हथियाना चाहती हैं। इसलिए वो 2 बॉडीगार्ड को काम पर रखती हैं ताकि यह लगे कि एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसका पति उन बॉडीगार्ड्स द्वारा मारा गया। अब बिजनेसमैन जॉन की बातों को समझ गया, साथ ही उसके दोनों बॉडीगार्ड भी। इसलिए दोनों ने जॉन को मारने अपनी बंदूकें निकाली कि तभी जॉन ने उनको गोलियों से भून दिया। और बाहर जाते समय उसने बिजनेसमैन से कहा कि उसे एक बड़ा डिवोर्स लॉयर हायर करना चाहिए, और तब वो भी जॉन की बातों से सहमत था। खैर, ये केस खत्म होता है। और दोस्तों, इस चीज़ से हमें पता चलता है कि मासूम और सुंदर दिखने वाले लोग भी अंदर से बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हमें ऐसे ही एकाएक किसी पर या उसका चेहरा देखकर भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ भी गलत हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।